जय हिंद योद्धास। दिस इज रणवीर सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था और बहुत लोगों के कॉल भी आए थे, सर 3 दिन बचे हैं इस पे एग्जाम के लिए और अभी भी फिजिक्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्ट कंसेप्ट वाला वीडियो बनाने वाला था, बट मुझे लगा कि कंसेप्ट से अच्छा अगर मैंने क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन वीडियो बनाया, जिसके साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ अगर मैंने कंसेप्ट भी पढ़ा दिए, तो बच्चों को बहुत ही हेल्प होगा। तो लेट मी टेल यू, बहुत अलग अलग नए नए टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप लोग अगर एंड तक बने रहे इस वीडियो में, तो आई मेक श्योर कि जो 10-12 क्वेश्चन आपके एसपीआई में आते हैं फिजिक्स के, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर कर ही आओगे। चलेगा? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ एक पेन और एक नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, पहले आप वीडियो पॉज करोगे, उसका आंसर निकालोगे, अपने नोटबुक में लिखोगे, बाद में जाके जब मैं आंसर बताऊंगा तब चेक करोगे। तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए करना है। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए और कितने क्वेश्चन आपको आपके रॉन्ग हुए, ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? चलेगा, चलिए चालू करते हैं। तो ये वीडियो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे अपने एसपीआई के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज टर्म्ड एज। मतलब क्या? कोई भी वेव है या फिर लाइट रे है जो एक कोई से भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वो उसके जाने में कौन सा फेनोमेना अप्लाई हो रहा है? तो इसका सही जवाब है रिफ्रैक्शन। क्या है इसका सही जवाब? रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन भाई? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे और अ वेव। क्या भी हो सकता है वो, फ्रॉम व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एनी वन मीडियम टू द डिफरेंट मीडियम। मतलब क्या? ये है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन, ये भी है रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया क्या रिफ्रैक्शन है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल? तो भाई बहुत लोग क्या करेंगे, डायग्राम वगैरह निकाल के करेंगे, बट वी आर दी ऑथर्स, हमें पता है। क्या पता है हमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसे क्या दिया है हमें? क्या दिया है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो दिया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा? जीरो ही होगा, राइट? इसका आंसर है 0 डिग्री। चलेगा? चलिए बढ़ते आगे। A full length of the image of a distant tall building can be seen using। मतलब क्या? एक बिल्डिंग है भाई, टॉल बिल्डिंग है 20 माले की। फ्लोर्स, शायद स्पेलिंग गलत हुई है, चलो कोई बात नहीं। तो 20 माले की एक बिल्डिंग है, उस 20 माले की बिल्डिंग को मुझे आईने में देखना है। क्यों देखना है पता नहीं, फैंटेसी है भाई देखने की, बस देखना है। तो कौन सा मिरर अगर मैंने उस बिल्डिंग के सामने रखा, तो मुझे वो पूरी बिल्डिंग दिख जाएगी? क्या होगा भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। अभी क्यों कॉन्वेक्स मिरर होगा? अगर जिन लोगों ने 10वीं में थोड़ा फार अच्छा पढ़ाई किया है, उन लोगों को पता होगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, वो अपन गाड़ी वाले जो फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर जो बड़े लोग हैं अंबानी, उनके घर में अगर फोर व्हीलर होगी तो उनको पता होगा। तो जो अपना साइड मिरर से थे कार में, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो वाइडेंड व्यू देते हैं। मतलब क्या देते हैं? बहुत ही ब्रॉड व्यू देते हैं अपने को उनके अंदर देखने के बाद। इसीलिए ही इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग देखनी होगी, तो उसके सामने हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स मिरर ही रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। चलेगा? चलिए बढ़ते आगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना? क्या है भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। किससे होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? रिफ्रैक्शन से होता है। चलेगा? चलिए बढ़ते आगे। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कॉन्वर्ज एट। अभी ना, वो जो बहुत ही बड़ा टेबल है हमारे पास, क्या
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये सारा जो पोजिशंस है उसकी इमेजिंग वाला जो टेबल है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है वो पूरा रट के जाना है, ठीक है। वो टेबल रट लिया आपने, मिरर का भी और लेंस का भी, तो क्या हो जाएगा आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा हो जाएगा। अभी सन जो है वो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी पे। वी डोंट नो, मीन्स वी नो द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, बट वो इतना दूर है तो विल कंसिडर इट इज एन इन्फिनिटी। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हुई, एक सन है जो कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे है। यहां से अगर एक रे आया इस लेंस पे तो वो कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, फोकस पे कन्वर्ज होगा। कहाँ पे होगा, फोकस पे कन्वर्ज होगा, ठीक है, चलेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट कैन बी सीन सीन इन, मतलब जो स्कैटरिंग वाला फेनोमेना है, पता होगा बहुत लोगों को स्कैटरिंग मतलब क्या होता है। जो स्कैटरिंग वाला फेनोमेना है वो किस इसमें दिखता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्कैटरिंग इन द सेंस क्या होता है पहले बताता हूं मैं। जब भी सन से लाइट आती है वो व्हाइट कलर की लाइट आती है। कौन से कलर की आती है, व्हाइट कलर की लाइट आती है। जैसे जैसे अपन वो लाइट व्हाइट कलर की लाइट ट्रैवल कर रही है तो व्हाइट कलर की लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं भाई। उन 7 कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ रहता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है। तो जिस लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ वो सबसे दूर ट्रैवल करेगा, दूर तक ट्रैवल करेगा, जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ। जिसका सबसे कम वेवलेंथ वो सबसे कम ट्रैवल करेगा। अभी हमें क्या दिखता है भाई, आकाश हमारा हम सबको नीला दिखता है, नीला नीला अंबर दिखता है अपने को। तो जो ब्लू लाइट होती है वो स्काई में ही स्कैटर हो जाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है। क्या, उसकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है इसलिए वो स्काई में ही क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। और बाकी सारी लाइट कहाँ पे आ जाती है, बाकी सारे वेवलेंथ वाले वो अपने अर्थ तक आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है भाई। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज। जैसे मैंने कहा, क्या भाई, ये अपना प्यारा प्यारा धरती, ये अपना सूरज दादा, जब सनराइज हो रहा होता है ये व्हाइट लाइट फेंकेगा अपने ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो तो ये जो व्हाइट लाइट है उसमें जो बाकी 6 कलर्स है वो क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाएंगे। बस एक ही कलर होगा जो हमें अर्थ पे दिखेगा, वो कौन सा होगा, रेड। चलेगा। अभी तीसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, रेडनिंग ऑफ अ स्टार एट सनसेट। अभी सनराइज को भी हो रहा है तो सनसेट को भी होगा ही, ठीक है। तो ये तीनों भी आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, चलिए बढ़ते हैं आगे। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडिशन इज कॉल्ड। काय दिले बाबा या क्वेश्चन मध्ये, या क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय की जे ओल्ड एज माणसं राहतात म्हणजे जे आपले आजी आजोबा राहतात बाबा घरामध्ये, त्यांच्या डोळ्यासमोर एक क्लाउडी आणि मिल्की लेअर येऊन जाते, त्या लेअरला काय म्हणतात, त्या लेअरला मराठी भाषेमध्ये म्हणतात मोती बिंदू. काय म्हणतात त्याला, मोतीबिंदू म्हणतात. तर मोतीबिंदूला इंग्लिशमध्ये म्हणतात कॅटरॅक्ट. काय म्हणतात, कॅटरॅक्ट. झालं असेल आपल्या याच्यात घरामध्ये भरपूर ज्यांच्या घरामध्ये आजी आजोबा असतील तर मोस्ट ऑफ दी लोकांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन होतच बाबा. तर मोतीबिंदू म्हणजे काय असतो, मिल्की अँड क्लाउडी एक पडदा येऊन जातो डोळ्यापुढं, त्यालाच इंग्लिशमध्ये म्हणतात कॅटरॅक्ट. कळलं. चला पुढं बघूया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाईट ट्रॅव्हल दी फास्टेस्ट. हा क्वेश्चन पण बनवू शकतो. आता हा क्वेश्चन दोन टाईपने बनवू शकतो. एक हा टाईप झाला, काय डायरेक्ट येऊन तुम्हाला विचारून जातील काय, लाईट कशामध्ये ट्रॅव्हल करेल. एक या टाईपचा पण क्वेश्चन बनतो, काय, एक मीडियम ए दिला असेल व्हॅक्यूम, मीडियम बी दिला असेल वॉटर, मीडियम सी दिला असेल एअर. अरेंज दी फॉलोइंग मीडियम्स इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाईट. म्हणजे काय, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ लाईटने अरेंज करा. तर हा एक टाईपचा क्वेश्चन बनू शकतो. तर इथं आपण लावूया ह्यांना इन्क्रीजिंग ऑर्डरला.
तर सर्वात फास्ट लाईट कुठे ट्रॅव्हल करते, ती आहे व्हॅक्यूम मध्ये. इन्क्रीजिंग ऑर्डर म्हणजे सर्वात इथं येणार ए. मग सर्वात स्लो, मग मीडियम लेवलला लाईट कोणत्या ह्याच्यामध्ये ट्रॅव्हल करते, तर एअरमध्ये ट्रॅव्हल करते, ते येणार सी, इथं येणार बी. बी सी ए. अशा काही टाईपमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. तर या क्वेश्चनवरती येऊया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लाईट ट्रॅव्हल फास्टेस्ट. ऑइलमध्ये तर नाही भाई, स्लो होणार. पेपर नाही होणार. वॉटर पण स्लो होणार ॲज कम्पेअर टू एअर. ठीक आहे, कळलं. त्याचा आन्सर काय येणार आहे, एअर येणार आहे. चलेगा, चलिए बढ़ते आगे. दी एस आय युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, म्हणजे काय रे बाबा, एस आय युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जे करंट राहतो आय, ज्याला आपण आयने डिनोट करतो, त्याचं एस आय युनिट काय राहतं, तर त्याचं एस आय युनिट राहतं एम्पियर. काय राहतं, एम्पियर. लक्षात ठेवा. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव्हिटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन. आता त्याच्यात दोन, इथं खूप कन्फ्युजन होतं लोकांना. काय, एक राहतं रेजिस्टन्स, एक राहतं रेजिस्टिव्हिटी. ठीक आहे, रेजिस्टिव्हिटी एक प्रॉपर्टी आहे. काय आहे, प्रॉपर्टी कोणत्या पण मटेरियलची. रेजिस्टन्स म्हणजे काय, फ्लो, रेजिस्टन्स इज सेम ॲज फ्रिक्शन. कशासारखं, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, मोशन, अँड रेजिस्टन्स अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक आहे, हे कळलं रेजिस्टन्स आणि रेजिस्टिव्हिटी मधला डिफरन्स. तर आता पाहूया काय राहते रेजिस्टिव्हिटी. रेजिस्टिव्हिटी एक प्रॉपर्टी आहे कोणत्या पण ह्याची. तर ना आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे रेजिस्टन्सचा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. ठीक आहे, रेजिस्टन्स जी हे रो राहतो, जो हा रो राहतो, ती राहते रेजिस्टिव्हिटी. कळलं. तर ही जी रेजिस्टिव्हिटी आहे ती कशावरती डिपेंड करते, फक्त नेचर ऑफ मटेरियलवरती. कशावरती, नेचर ऑफ मटेरियलवरती डिपेंड करते बाबा. बट जर तुम्हाला रेजिस्टन्स विचारलं तर रेजिस्टन्स कशावर डिपेंड करणार, रेजिस्टिव्हिटी पण डिपेंड करणार, लेंथवरती पण डिपेंड करणार आणि एरियावरती पण डिपेंड करणार. तेवढं लक्षात ठेवा. कळलं. रेजिस्टन्स विचारलं तर या तिन्हीवरती डिपेंड करणार. जर फक्त रेजिस्टिव्हिटी विचारली तर फक्त मटेरियलवरती डिपेंड करणार. ठीक आहे, कळलं. तर याचा आन्सर आहे बी. लिहित जा नोटबुक मध्ये काय काय राईट येतात, किती किती राईट येतात, ते मला एंड ऑफ दी सेशनला नक्कीच सांगा. ठीक आहे. 3 दिवस राहिलेले आहेत एक्झामला आणि खूपच इम्पॉर्टंट फेज चालू आहे सध्या. ज्या लोकांना खरंच असं मनापासून इच्छा आहे की मला सर SPI जॉईन करायची, तर त्यांनी प्लीज टाइमपास सोडा आता. टाइम हे डोंट ट्रीट SPI एक्झाम ॲज दी बोर्ड्स. ठीक आहे, बोर्ड्समध्ये कमी जास्त मार्क चालून जातील. तुमचे घरचे पण तुम्हाला काही म्हणणार नाहीयेत. तुम्ही घरच्यांना स्वप्न दाखवलंय ऑफिसर होण्याचं. जर तुम्हाला ऑफिसर व्हायचं असेल तर मग आत्ताचे 3 दिवस तुम्हाला एका ऑफिसर सारखेच जगावे लागतील. एकदम डिसिप्लिन आणि प्रॉपर मन लावूनच अभ्यास करावा लागेल, तरच कुठेतरी जाऊन तुमचं SPI मध्ये सिलेक्शन होईल. ठीक आहे, चला. जास्त आपल्याला भाषण नाही बोलायचंय, आपण पॉलिटिशियन नाही आहेत. सो लेट्स कम बॅक टू दी क्वेश्चन्स. चला, काय 11वा क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय युझिंग. इलेक्ट्रिक करंट जो असतो तो कशाने मेजर करतो आपण, तर त्याचा सोप्यात सोपा आन्सर आहे एममीटर. काय आहे, एममीटर. सर गॅल्व्हॅनोमीटर का नाही, डिफरन्स आहे बरं, लक्षात ठेवा. गॅल्व्हॅनोमीटर डिटेक्ट्स करंट. काय, गॅल्व्हॅनोमीटर डिटेक्ट्स करंट म्हणजे काय, त्या सर्किटमध्ये करंट आहे का नाही कोण डिटेक्ट करतं, गॅल्व्हॅनोमीटर. बट किती करंट आहे हे कोण डिटेक्ट करतं, एममीटर करतो. व्होल्ट मीटर नावातच आहे, व्होल्टेज मेजर करतो. काय करतो, व्होल्टेज मेजर करतो. पोटेन्शिओमीटर स्मॉल व्होल्टेज, एकदम छोटा छोटा व्होल्टेज कोण डिटेक्ट करतं, सॉरी कोण मेजर करतं, पोटेन्शिओमीटर. कळलं. चला पुढे जाऊया. 12वा क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स एमर्जेस फ्रॉम. तर एमर्ज, एमर्ज इंग्लिश पण करतोय आपण फिजिक्स सोबत. ठीक आहे, दिस इज कॉल्ड YTA. हेच होतं YTA मध्ये. फिजिक्स शिकत शिकत आपण इंग्लिश पण शिकतो, इंग्लिश शिकत शिकत आपण जॉग्राफी पण शिकतो, सगळं शिकतो. तर असंच आपण सगळं करून सगळं केलं पाहिजे. ठीक आहे. तर एमर्ज म्हणजे काय राहतो, कुठनं उगम होतो त्याचा, उगम, उगम.
ठीक आहे, हे राहतं इमर्जचा अर्थ, लक्षात ठेवा. तर मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स कुठनं निघतात बाबा, तर नॉर्थ पोल पासून निघतात, एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तर आन्सर आहे बी. चला, आणि कुठे संपतात जाऊन, साऊथ पोलला. नॉर्थ कडनं निघणार आणि साऊथ कडे जाऊन संपणार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ करंट इन अ सर्किट. आत्ताच भाई मागच्याच क्वेश्चन मध्ये गेलेलं, 11व्याच क्वेश्चन मध्ये. हे पहा इथंच, काय मी काय सांगितलेलं इथं, डिटेक्ट करंट काय करतो, गॅल्व्हनोमीटर. त्याचा आन्सर काय येणार, सिंपल, डोकंच नाही लावायचं आहे जास्त, गॅल्व्हनोमीटर. 14th क्वेश्चन, डॅश इज द डिव्हाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मेकॅनिकल एनर्जी. या पण टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये बघण्यास येऊ शकतात. तर काय दिले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला कशामध्ये कन्वर्ट करतोय, मेकॅनिकल एनर्जी. कोण करतो, हे करतो इलेक्ट्रिक मोटार. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. याचा आन्सर आहे ऑप्शन सी. द विकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन इज, त्याचं भरपूर लोक आन्सर देतील नन ऑफ दीज. ठीक आहे, बट इट्स नॉट नन ऑफ दीज. याचा आन्सर आहे ग्रॅव्हिटेशन. ठीक आहे, विकेस्ट फोर्स काय आहे, का बरं आहे हा, तर एक सिंपल आहे, एफ इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर, जी एम वन M2 अपॉन आर स्क्वेअर, हा फॉर्म्युला आहे. आता कॉमन सेन्स आहे भाई, तुम्ही घेतला एक पेन, काय घेतला, पेन, आणि दुसरा घेतला ऍपल, आणि यांना 10 किलोमीटर लांब ठेवलं. ठीक आहे, या पेनचा मास अर्थ आणि प्लॅनेटच्या मासच्या कम्पेअर केलं तर 0 आहे. या ऍपलचा मास अर्थ आणि प्लॅनेटला जर कम्पेअर केलं तरी पण 0 आहे, म्हणजे निग्लिजिबलच आहेत ते. 0 तर नाही म्हणता येणार, बट निग्लिजिबल आहे. ठीक आहे, तर आणि हे 10 किलोमीटर लांब ठेवलेले आहेत. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण टाकलं, काय, पेनचा मास समजा आपण 5 ग्राम पकडू, तर 15 ग्राम पकडू, ऍपलचा मास आपण 20 ग्राम पकडू, आणि त्यांचा डिस्टन्स 10 किलोमीटर, त्याला 10 मीटरच पकडू आपण, 10 मीटरचा स्क्वेअर झाला 100. ठीक आहे, तुम्ही पाहू शकता की फोर्स कितीच कमी लागतोय. ठीक आहे, तर हा जो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे, जर या फॉर्म्युल्याने जर कन्सिडर केला, आपण या फॉर्म्युल्याने काढतो, तर त्यामुळं काय होऊन जाईल, हा विकेस्ट फोर्स होऊन जाईल. तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स विकेस्ट का नसणार, ते प्रोटॉन दोन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये लागतोय, तो विकेस्ट नसणार आहे. न्यूक्लिअर फोर्स म्हणजे काय, न्यूक्लियसमध्ये काय राहतं, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन, तर यांच्यामध्ये लागणाऱ्या फोर्सला काय राहतो, न्यूक्लिअर फोर्स म्हणतात. तर हा पण विकेस्ट नसणार आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये विकेस्ट फोर्स कोणता असणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू हाऊ मेनी अर्ग. तर पहिल्यांदा डोक्यात घ्या, जूल इज SI युनिट ऑफ एनर्जी. ठीक आहे, अँड अर्ग इज CGS युनिट ऑफ एनर्जी. ठीक आहे, आपल्याला काय विचारलंय, वर्क किती असतं, तर 1 जूल वर्कला आपण किती लिहितो, तर 1 जूल इज इक्वल्स टू, लक्षात ठेवा, 10 टू दी पॉवर 5 अर्ग. काय, 10 टू दी पॉवर 5 अर्ग, एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे, चालेल. याचा आन्सर आहे ऑप्शन बी. चला बढूया पुढं, चला जाऊया पुढं. एस्केप वेलॉसिटी ऑफ अर्थ इज, काय भाई, हे 9.8 आहे का, बिलकुल नाही. ही काय, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे 9.8. त्याचा आन्सर आहे 11.2. 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर का, बिलकुल नाही. याचा आन्सर आहे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. काय आहे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. जर जर तुम्ही कोणत्या पण ऑब्जेक्टला, आता क्रिकेट खेळताय बाई, थाला फॉर अ रिझन, जर धोनी MS सरनी काय केला, एक बॉल हिट केला, आणि तर तो बॉलची स्पीड जर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पेक्षा जर जास्त असेल, तर तो बॉल काय होऊन जाईल, अर्थच्या
ॲटमॉस्फिअरच्या बाहेर निघत आहे. जर त्याची स्पीड 11.2 असेल तर तो अर्थमध्येच 11.2 किंवा 11.2 पेक्षा कमी असेल तर तो काय होऊन जाईल, अर्थमध्येच पडून जाईल. तसा एकच क्रिकेटर आहे भाई जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंडची स्पीड हिट करू शकतो, तो धोनीच आहे भाई. धोनी कर सकता है, क्यों? थाला फॉर अ रीजन. चलो आगे. Image formed by a concave mirror is real, inverted, and the same size at that of object. The position of the object should be. सिंपल आहे, मगाच मी तुम्हाला सांगितलेलं काय, तो जो तुमचा एनसीआरटी मधला टेबल आहे ना, इमेज पोझिशनिंग वरती मिररच्या आणि त्या लेन्सच्या, तो टेबल एकदम प्रॉपर लक्षात ठेवा तरच तुम्हाला कळून जाईल. काय दिलंय भाई त्यांनी, इन्व्हर्टेड असलं पाहिजे आणि सेम साईज असला पाहिजे. कधी पण असं कुठं पण येऊ द्या, एनडीएला येऊ द्या, सीएसपीआयच्या एक्झाम द्या, कुठं पण येऊ द्या, जर तुम्हाला सेम साईज विचारला असेल तर नेहमी ऑब्जेक्ट कुठं प्लेस असणार, सी वरती. कुठं प्लेस असणार, सी वरती, सेंटर ऑफ कर्वेचर वरती. आन्सर काय, ॲट सी. लक्षात ठेवा. आणि कॉन्केव्ह मिरर आहे म्हणून काय होणार, ते इन्व्हर्टेड, रिअल अँड इन्व्हर्टेड अँड. ठीक आहे, चला पुढे. 19 असेल पाहिजे. ठीक आहे. बॉय इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर ॲट डिस्टन्स 3 मीटर फ्रॉम इट. म्हणजे काय, एक प्लेन मिरर दिला भाई सुंदरसा. बॉय काय स्कूलमध्ये चाललाय नटून फुल, कुछ होगा भाई, 14 फेब होगा आज, तो इतना वो मुंह देख रहा है अपना आईने में, तो उसका और मिरर का डिस्टेंस है 3 मीटर. इतना दूर से क्या देख रहा है, क्या मालूम क्या दिखेगा उसको इतने दूर से 3 मीटर पे खड़े रह के. तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड हिज इमेज. तो प्लेन मिरर की सिंपल फंडे भाई, क्या क्या बोलता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलता है आई विल शो यू द रियलिटी. क्या बोलेगा, आई विल शो यू रियलिटी. ठीक है, वो बोलता है जितना तेरा हाइट है ना, जितनी तेरी औकात है, औकात में रहेगा. मतलब क्या, उतनी ही तेरी हाइट किसमें दिखेगी, मिरर में दिखेगी. जितना तेरा डिस्टेंस है ना मिरर से, उतना ही तेरा डिस्टेंस, तेरा इमेज का डिस्टेंस मिरर से दिखेगा. मतलब ये भी 3 मीटर होगा. ठीक है, इतना समझ में आया. तो देखो क्या दिया हमने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉय, बॉय क्या है, इधर है, इमेज किधर है, इधर. बॉय का मिरर से डिस्टेंस है 3 मीटर, इमेज का मिरर से डिस्टेंस है 3 मीटर. तो बॉय का इमेज से डिस्टेंस कितना हुआ, 3 + 3 6. इसका आंसर आ जाएगा 6 मीटर. तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, दिमाग में यही याद रखने का, क्या, आई विल शो यू द रियलिटी. तो सलमान खान दिखता है या फिर दूसरा कोई दिखता है, वो प्लेन मिरर ही दिखाता है. चलो चलते आगे. The resistance of the conductor is reduced to half of its initial value. Then what will be the heating effects in the conductor will be. आता इथं ह्या क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला फॉर्म्युला लर्न असणं खूप गरजेचं आहे. तर हीट आणि रेजिस्टन्सचा एक फॉर्म्युला आहे, किती लोकांना माहिती आहे मला माहित नाही, बट मी तुम्हाला सांगतो. एक फॉर्म्युला आहे तो H = I²R T. छाती पे लिख लो, अपने छाती पे. जैसे वो कौन सी मूवी थी, उसने लिखा था, आमिर खान की एक मूवी है गजनी, गजनी, उसने ऐसा छाती पे लिखा था, कल्पना इज किल्ड. तुम ऐसा ये फॉर्मूला छाती पे लिख लो, H = I²R T. ठीक है, कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला भूलना नहीं है भाई. तो क्या बोलता है फॉर्मूला, अगर मैंने उसका रेजिस्टेंस इनिशियल वैल्यू से आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा. तो ये था अपना इनिशियल वाला हीटिंग इफेक्ट. और मैंने अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दिया, मतलब H = I² वैसे रखा, आर को आधा कर दिया, तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा. तो ये जो आधा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2H = I²R T. तो अपना हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, डबल हो गया. क्या हो गया, डबल. याद रखना. अगर इस क्वेश्चन में
करंट को उन्होंने डबल कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? करंट डबल कर दिया। रेजिस्टेंस को कुछ नहीं किया, बस करंट को डबल कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। जितने लोग देखेंगे सब लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो नहीं लिखेगा हाय लागते बरं, ठीक आहे? याचा आन्सर लिहायचं सगळ्यांनी कमेंट सेक्शन मध्ये, बघू किती लोक हुशार आहेत. चालतंय. व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, तो क्या होगा उसके साथ? अभी ना क्या हुआ, एक बार मैग्नेट का, ये हो गया उसका नॉर्थ, ये हो गया इसका साउथ। पता नहीं भाई किसमें इतनी चुल मची थी, वो क्या हो गया, एक बच्चा आया, बच्चे ने बार मैग्नेट के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते क्या हुआ, ये बार मैग्नेट टूट गया। जब बार मैग्नेट टूट गया तो उसके ऐसे दो हिस्से हो गए। तो जिन ज्ञानी लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा क्या, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या होगा, जितने भी टुकड़े करो इसके, 1 लाख टुकड़े करो, 1 करोड़ टुकड़े करो, एक 10 करोड़ टुकड़े करो, या 10 लाख, 10 लाख करोड़ टुकड़े करो, जितने भी टुकड़े होंगे उन हर टुकड़े में एक नॉर्थ भी रहेगा और एक साउथ रहेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, ईच पीस विल हैव टू लाइक पोल्स, नहीं, ईच पीस विल हैव टू अनलाइक पोल्स होगा। क्या होगा? टू अनलाइक। ठीक है, चलेगा, चलते आगे। द inertia of an object is caused, inertia of an object causes the object to, आता inertia, inertia म्हणजे काय? inertia means resist to change its state of motion। मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, कुछ तो मोशन में है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए जो चीज अपोज करेगी उसे कहते हैं इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसको मोशन में लाने के लिए जो चीज अपोज करेगी उसको कहते हैं इनर्शिया। मतलब क्या, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन रेस्ट। तो इनर्शिया मीन्स रेजिस्ट एंड एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन जस्ट मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, इतना याद रखना। ठीक आहे, आता तुम्ही हत्तीला थांबवायचंय तुम्हाला, हत्ती तुमच्याकडे धावत पळत येतोय, तुम्हाला जास्त फोर्स लागणार का मुंगीला थांबवायला जास्त फोर्स लागणार? ऑब्वियस आहे, मुंगीला थांबवायला फोर्स लागणार। तिथं दुसरं एक्झाम्पल घेऊ, तुम्हाला एक टू व्हीलर ढकलायला जास्त फोर्स लागणार का तुम्हाला एक फोर व्हीलर ढकलायला जास्त फोर्स लागणार? सिंपल आहे, ज्याचा जास्त इनर्शिया असणार त्याचा सर्वात जास्त मास राहणार। म्हणजे काय, मास इज, लिहून घेतो, लिहून लिहून घ्या भाई, ये भी लिख लो, कल्पना स्किल, जिधर वो लिखा था ना एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई टी, जस्ट उसके नीचे लिखो क्या, एम इज इक्वल्स टू, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, इतना याद रखना भाई, कुछ भी बोलो ये मत भूलना, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल, पहिली गोष्ट, मोमेंटम किती लोकांना माहिती आहे? तर मोमेंटमचा फॉर्म्युला माहित असणं खूप गरजेचं आहे, ज्यांना माहित नाही त्यांना सांगतो मी, पी इज इक्वल्स टू एम व्ही। पी काय लिहिलं असेल, एम असायला पाहिजे ना? नाही, वी डिनोट मोमेंटम विथ पी। ठीक है, ये मोमेंटम है। ठीक है, तो पी इज इक्वल्स टू एम वी। क्या दिया भाई उन्होंने, मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, ये इनिशियल स्टेट है, क्या है, इनिशियल स्टेट है। फिर क्या किया हमने, मास को डबल कर दिया, पी इज इक्वल्स टू 2m कर दिया, और वेलोसिटी को हमने हाफ कर दिया। तो उसके साथ क्या होगा, तो बॉडी की मोमेंटम के साथ क्या होगा, ये टू कटा, ये टू कटा, पी इज इक्वल्स टू एम वी। पहले भी एम वी था, बाद में भी एम वी है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया, डिमेंस है। चलेगा, इसका आंसर है रिमेंस सेम। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, चलेगा, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, लास्ट लास्ट क्वेश्चन था ये, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है,
देख लो, एक क्वेश्चन है, 2 प्लैनेट है, 2 प्लैनेट्स, उनका मास था m1 एंड m2, और उन दोनों में, चलो ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, m1 मास, m2 मास, उन दोनों में का डिस्टेंस था d। अगर मैंने क्या किया, मास ऑफ प्लैनेट 1 को डबल कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, और इन दोनों में का डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो इन दोनों में कितना, इन दोनों में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ लगेगा। सालो जीएफ मतलब अलग मत समझना, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से बताता हूँ, 2 प्लैनेट है m1 एंड m2, जिनका मास है m1 एंड m2, जो d डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है। मैंने क्या किया, प्लैनेट 1 का मास डबल कर दिया और उन दोनों में का डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो फिर उनके बीच में नया जीएफ क्या होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, और मुझे सब लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं पता है तो फिर से हाई लगेगी फिर, ठीक है, चलेगा। दिस इज अबाउट फिजिक्स क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चन लिया मैंने, सारे यूनिक यूनिक क्वेश्चन थे भाई, सारे यूनिक यूनिक क्वेश्चन थे, ठीक है। बस इतना ही आपने किया, इसके अराउंड जितने भी कंसेप्ट आते हैं उतने भी आपने अगर रिवाइज कर लिए तो इनफ है भाई इस पे एग्जाम के लिए, ठीक है। 3 दिन बचे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। प्रॉपरली हॉल टिकट आ चुके हैं, हॉल टिकट डाउनलोड करो, अपना माइंड से स्ट्रांग रखो। एक वीडियो आने भी वाली है हमारे रिकमेंडेड कैडेट की, जो आपको एग्जाम में माइंड सेट, एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो के लिए भी वेट कीजिए, और वो वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखिए, वो बताएगा आपको कैसा माइंड सेट रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज अपने एग्जाम में लगानी चाहिए। वो भी एसपीआई रिटर्न क्लियर था, बट किन चीज़ों की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाया, वो वाईटी में आया, और अभी वो AIR 71 के साथ रिकमेंड भी हुआ था वाईटी में। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो 28 अप्रैल है, 28 अप्रैल को आपके एसपीआई सेंटर के बाहर वाईटी के योद्धा आने वाले हैं। वी आर हैविंग अ एक्सपीडिशन टू दी एसपीआई सेमिनार्स, मतलब एक्सपीडिशन होने वाले एसपीआई के सेंटर्स के इधर। एक्सपीडिशन मतलब क्या, वाईटी एक प्रोग्राम चलाता है हर साल एसपीआई एग्जाम के वक्त कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिफेंस एग्जामिनेशन एंड डिफेंस नॉलेज। अभी बहुत लोग, एक रियलिटी है भाई, जो लोग लिटरली डिफेंस में सर्व कर रहे हैं या फिर डिफेंस को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उन लोगों को ही आर्मी और उनके लाइफ के बारे में पता होता है। बट जो लोग सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको आर्मी के बारे में इतना पता नहीं होता। तो लोगों को आर्मी के बारे में इंस्पायर करने के लिए हमने सेमिनार्स रखे हैं। कोल्हापुर में भी हमारा सेमिनार है, हमारा सेमिनार पुणे में भी है, हमारा सेमिनार संभाजीनगर में भी है। तो अगर आपका सेंटर कोल्हापुर, पुणे और संभाजीनगर में होगा तो प्लीज आपके पेरेंट्स को बोलना कि ये हमारा जो वाईटीए का सेमिनार है जरूर अटेंड करें, ठीक है, चलेगा। तो उधर से आपको बहुत सारा डिफेंस के बारे में नए नए चीजें पता चलेगी, और क्या होगा अगर बहुत लोग एसपीआई ज्वाइन नहीं कर सकते भाई, कॉमन सेंस है, एक ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 60 ही लोगों को एसपीआई में जाना है, तो बाकी लोगों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए एकेडमीज में जाने के लिए, कौन से एकेडमी सेलेक्ट करने के लिए, इसके ऊपर ही भी ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर इन तीनों में जगह पे अगर आपका सेंटर आ चुका होगा तो प्लीज आपके पेरेंट्स को बोलना कि वहां पे सेमिनार अटेंड करें। वहां पे आपको वाईटी के बच्चे मिलेंगे, वो आपको गाईड करेंगे, ठीक आहे। हमारे बस सेवा पण अवेलेबल आहे आपल्याला, त्या सेमिनार हॉलपर्यंत घेऊन जायला आणि वापस आणून सोडायला। सेमिनार तुमचा जेव्हा तुमची एसपीआयची एक्झाम चालू असेल तेव्हा पॅरेंट्सचा सेमिनार वगैरे होईल, त्यामुळे पॅरेंट्सला सांगा नक्कीच हा सेमिनार अटेंड करायला, आणि हा सेमिनार खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह असणार आहे। सर फक्त हा 3 सिटीसाठी काय सध्या तरी हो, नेक्स्ट इयर आम्ही ट्राय करणार आहेत की भरपूर सिटीजमध्ये यायला, बट असं नाही की वाईटीआयच्या मुलांचं एक्सपिडिशन बाकी सेंटर्सवरती होणार नाही। जसं लातूर सेंटर आहे, जसं नाशिक सेंटर आहे, अमरावती सेंटर आहे, तिथं पण वाईटीची मुलं येणार आहेत। तर ज्यांना तरी पण सेमिनार नाहीये तरी पण आम्ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी वाईटीची मुलं तिथं पाठवतोय, ज्यांना त्याच्यात पण डाऊट्स असतील की बाबा
सर कसं असणार आहे, काय असणार आहे, पुढे जाऊन आम्हाला काय नवीन चॅलेंजेस फेस करावे लागतील, आम्हाला काय एफर्ट्स घ्यावे लागतील, ते तुम्ही वायटीच्या मुलांना विचारा. ठीक आहे, चालेल. तर आणि एक अजून एक इम्पॉर्टंट नोटीस, खायला वगैरे घेऊन जा आमच्या मुलांसाठी. खूप मेहनत करतात तुमच्यासाठी, तर दिसले वगैरे कुठेतरी थोडंफार चॉकलेट वगैरे द्यायचं. एक 10 रुपयाचं चॉकलेट जरी दिले तर आमचे मुलं खूप खुश होतील. जोक्स अपार्ट, बट मुलांकडनं नॉलेज घ्या पूर्ण. अशी मुलं तुम्हाला परत नाही भेटणार आहेत. जे लोक वायटी जॉईन करतील नेक्स्ट इयर, तर त्यांना एकदम बेस्ट एन्व्हायरमेंट भेटणार आहे. बट ज्यांचं एम फक्त एसपीआय जॉईन करणे, जे जॉईन करतील त्यांना पण वायटीच्या मुलांकडनं आणि वायटीच्या मुलांच्या एक्सपिरियन्सकडनं शिकायला खूप काही असणार आहे. ठीक आहे, तर डोंट मिस दी ऑपॉर्च्युनिटी टू अटेंड दी सेमिनार्स अँड टॉकिंग विथ वायटी बॉयज अँड गर्ल्स. ठीक आहे, चालेल. दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर अँड द इम्पॉर्टंट नोटिस. चलेगा? चलो, थैंक यू एंड जय हिंद.